एक बार आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है फॉर 2026 दोज आर प्रिपेयरिंग यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम्स। ठीक है, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए बात करने वाले। देखो, इम्पॉर्टेंट क्यों है, आई नो इट वेल कि यहाँ पे मेजर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, हज़ारों बच्चे करते हैं, हज़ारों के लाखों बच्चे करते हैं प्रिपरेशन। बट प्रॉब्लम इज़ दैट फॉर स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको सोर्सेज नहीं मिलते, उनको एक अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है। अब चलो कोई अच्छा फैकल्टी भी मिल गया तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है कि भाई वो लोग भी इंग्लिश में ही पढ़ा रहे होते हैं, इंग्लिश में बातें हो रही होती है उनकी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। बट डोंट वरी, टुडे इन दिस वीडियो आई टीच यू ऑल अबाउट द टॉपिक इन हिंदी। एंड डेफिनेटली जो आपको कंटेंट और जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से यूपीएससी में पूछा जाता है। अगर आपको नहीं है तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब करवाऊंगी तब आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ से, क्योंकि छठे हुए नोट्स इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी वीडियो लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से जो भी आपको पीडीएफ्स मिलती है उसमें अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी देन आई विल गारंटी यू कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में भी बात करेंगे और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, अब क्योंकि हम यहाँ पे यूपीएससी सीएससी 2026 की सीरीज़ लेकर के आए हैं, सबसे आसान तरीके से समझाएंगे और एग्ज़ाम क्लियर होगा, डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेस में डिवाइडेड होता है, प्री, मेन एंड इंटरव्यू। प्री सबसे ज़्यादा टफ होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा छटाई होती है, सबसे ज़्यादा छटाई यहीं पर होती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। प्री के लिए देखो, मेरे हिसाब से प्रीलिम्स क्लियर करना सिलेबस पढ़ने जितना नहीं है। अगर आप मेंस को बहुत अच्छे से कवर करोगे तो प्रीलिम्स आपको ऑटोमेटिक आधा सिलेबस कवर हो जाता है। पर प्रीलिम्स में बच्चे छट के जाते हैं, तो उसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही है, वो है उसके क्वेश्चन फॉर्मेशन। क्वेश्चन फॉर्मेशन को आप समझ लोगे तो डेफिनेटली आप उसको कर पाओगे। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि हाँ भाई आरबीआई का ऑर्गेनाइज हुआ था, आरबीआई किन किन बैंकों को फंड प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, ये देखोगे तो वॉल्केनिक इवेल्यूएशन से या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से क्या क्या फ़र्क पड़ता है, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा वो, कभी भी नहीं। फ़ायदा क्या है फिर वो एग्ज़ाम लेने का। तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन को आप लोगों को समझना, दैट इज़ द मोस्ट पॉइंट फॉर यू ऑल। ठीक है, यहाँ पे आज हम यही बात करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ को समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ को समझने के लिए अपने को शुरू से लेकर के जियोग्राफी पढ़नी होगी। जियोग्राफी क्योंकि आज ये क्लास 1 है, पहली क्लास है, तो हम शुरू से लेकर के इसको पढ़ेंगे, बेसिक से बात करेंगे। ये अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए, आप गारंटी हो कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्रॉस कर दो इसको, क्योंकि ऑलरेडी जो नोट्स बना रखे हैं वो एनसीईआरटी से ही बना रखे हैं। ठीक है, तो बेसिक बुक से ले रखा है, बेसिक के भी है, कुछ एडवांस, दोनों ही टॉपिक मिला करके ये नोट्स बने हुए हैं, तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे अपन लोग क्लास 1 में जो कवर करेंगे दैट विल बी कवर आर फिज़िकल जियोग्राफी। अब फिज़िकल जियोग्राफी में कई सारे पार्ट्स आते हैं, आपके माउंटेन्स आ गए, आपके हिमालयाज़ आ गए, हिमालयाज़ खुद माउंटेन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप उसके प्लेन्स देखोगे, मैदान देखोगे, रिवर सिस्टम देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें फिज़िकल जियोग्राफी के अंदर आती है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से कि फ़िज़िकल जियोग्राफी में जो पहाड़ वगैरह होते हैं, पठार पर, इन सबको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखो पहले फिजिकल टाइप को समझ लो, फिजिकल पार्ट को समझ लो। दो ही हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में आप फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, रीजन, बायो ज्योग्राफी, पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी को समझने के लिए आपके लिए मस्ट पॉइंट है कि आप फॉर्मेशन ऑफ अर्थ को समझो कि पृथ्वी बनी कैसे। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ बनने के लिए सोलर नेबुला बना। अब सोलर नेबुला क्या होता है, तो सोलर नेबुला जो होता है वो सिर्फ गैसेस और बादलों का, ठीक है, गैसेस और बादलों का क्लाउड होता है, जो कि ग्रेविटी के कारण एकजुट होता है और ये मिलकर के सोलर नेबुला बनाता है। यही सोलर नेबुला के कण जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे बनता है सन। ठीक है, सन, और सन में इतनी एनर्जी होती है कि वो दूसरों को भी प्रोवाइड करवा सकता है। इसी प्रोसेस और सन की एनर्जी को, जो उसके डिस्क मटेरियल होते हैं, जब वो एक साथ आ जाते हैं, एक साथ आने के बाद जो जो प्रोसेस वो होता है, एक साथ आने का जो प्रोसेस होता है पूरे यहाँ पर स्पेस में, उसको हम यहाँ पे न्यूक्लियर, आपने सुना होगा न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन, जिसको हिंदी में अपन लोग कहते हैं नाभिक के संलयन।
नाभि के संलयन बहुत इजी तरीके से समझाया। अगर फिर भी देखो हो सकता है कि आप लोगों को कोई डाउट बने तो एक वीडियो में समझा पाना उतना पॉसिबल नहीं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ग्रुप में मैसेज करो कि मैडम ये टॉपिक का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दैट। ठीक है, तो सन देखा आपने, नेबुला बना, नेबुला के छोटे छोटे पार्टिकल्स आप में मिले जिससे सन मिला, और सन के मिलने का प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे एरिक्शन होता है पार्टिकल्स का। कौन से पार्टिकल? जो सन के मिलने के बाद अब जो पार्टिकल्स बचे हुए हैं स्पेस में, जो लास्ट डिस्क बचा हुआ है और जो रॉक पार्टिकल्स बचे हुए हैं, ये एक साथ इकट्ठे होते हैं, स्मॉल क्लम्प्स बनाते हैं, ग्रो होते हैं, और उसके बाद ये एक प्रोटो प्लैनेट्स बनाते हैं। अब ये प्रोटो प्लैनेट्स आपको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। पहले नेबुला बना जो कि गैसेस और क्लाउड का समूह है, उसके बाद उनसे बचे हुए डिस्क ने सन को निर्माण किया, सूरज बना, सूरज के बाद बचने के बाद जो डिस्क बचा, जो धूल वूल वगैरह बची स्पेस में, उसने क्या कहते हैं यहाँ पे प्रोटो प्लैनेट्स बनाए। और प्रोटो प्लैनेट्स ऐसे ही नहीं बने, पहले इरेक्शन हुआ पार्टिकल्स का, उससे जो कोलाइड हुई चीज़ें, उससे वो प्रोटो प्लैनेट्स बनाए, और यही प्रोटो प्लैनेट्स आपके अर्थ के रूप में जाना जाता है। जब अर्थ बना तो सबसे भारी वाले पदार्थ बीच में आ गए, उससे हल्के वाले उसके ऊपर बैठ गए, और सबसे ऊपर वाले उसके ऊपर बैठ गए। भारी वाले को अपन लोग कहते हैं कोर, सेकेंड वन होता है आपका मेंटल, थर्ड होता है आपका क्रस्ट। इतना आपको बेसिकली क्लियर होगा, समझ आ गया अर्थ कैसे बना। अब देखो अर्थ बना तो कोर, मेंटल और क्रस्ट भी अपन लोगों ने समझ लिया। फिर साथ के साथ मून का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? तो ये जो डेवलपमेंट हुआ मून का, इसके पीछे का कारण है कि जो आपका मार्स का साइज़ है, मार्स का साइज़, मार्स कोलाइडेड हुआ अर्थ से, जिसका फॉर्मेशन हुई मून। समझ आई? अर्थ से टकराया और टकराने के बाद ये मून का फॉर्मेशन देखे गया। जब आप देखोगे कि मून बनने के बाद अब स्पेस में एटमॉस्फेयर बनने लग गए, अलग अलग ओशन यहाँ पर अर्थ पे डेवलप होने लग गए। तो वो डेवलप कहाँ से हुए? जो आपका वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस जितने होते हैं, तो वोल्केनिक इरप्शंस होने के बाद कुछ गैसेज उसके साथ साथ रिलीज होती है, जैसे CO2 हो गया आपका, और वाटर वेपर भी होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है। तो ये सारी ही चीज़ें एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती है, ठीक है। और वहीं दूसरी आप देखोगे तो ओशन कहाँ से बनता है? तो ओशन बनने के पीछे का कारण है कि जो अर्थ पे कूलिंग टेम्परेचर है, कूलिंग टेम्परेचर, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें कंसीडर होती है। अब सोचो ना, पानी बन रहा है, कहीं जमेगा, जम के वो बर्फ़ बनेगा, ठीक है। तो बर्फ़ बनने के बाद ये सारी चीज़ें जैसे कंसिस्ट होती है, तो कंसिस्ट होने के बाद ये ओशियन का निर्माण करती है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा कि ओशन कैसे बना। अब देखो, जब अर्थ को देखोगे आप, तो अर्थ कुछ इस तरीके से अपना बना रखा है। इसका आपको पता है कि जो इस इमेजिनरी लाइन्स होती है, इमेजिनरी लाइन्स, इनको इमेजिनरी लाइन्स ही बोला गया है, क्योंकि ऐसा है नहीं, इसको समझने के लिए बोला गया है। तो ये जो लाइन ऐसे जा रही है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जो ऐसे जा रही है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। आपको पता होगा कि अर्थ को दो भागों में बांटा गया है, जो सेंटर से इसको काट रही है दैट वी कॉल इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। अब देखो इस तरफ में नॉर्थ का पोर्शन है, इतना तो आपको क्लियर होगा कि इतना मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये नॉर्थ का पोर्शन है और इधर में साउथ का पोर्शन है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, क्वेश्चन अगर बने तो सिर्फ अकेला यहाँ से नहीं बनेगा, इसके अलावा भी कई तरीक़ों से बनेगी। तो देखो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पे जब हम उसके एक्सटेंड और फॉर्मेशन की बात करते हैं, फ्रंटायर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और जियोग्राफिकली जो है ये साउथ एशिया में स्टेट करती है। कहाँ पे करती है? साउथ एशिया में स्टेट करती है। एशिया महाद्वीप के अंदर आता है भारत, और ये वहाँ पर साउथ में, दक्षिण में ये जो है एग्जिस्ट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर विद कोऑर्डिनेट 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 36 डिग्री 7 नॉर्थ लैटिट्यूड, 68 डिग्री 7 ईस्ट टू ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये जो मैंने आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया था, ये सारी फॉर्मेशन ऊपर से ही है, वहाँ से लेकर के नीचे तक आ रही है, ये सिर्फ मेजरमेंट है और कुछ नहीं। अब अभी तक के रिकॉर्ड में यूपीएससी से एक बार भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा है कि इसने डायरेक्ट इन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ लिया हो, कि जैसे कितना मेजरमेंट है लॉन्गिट्यूड से, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से ईस्ट लॉन्गिट्यूड से वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक, इस तरीके से। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक, उसने कई तरीक़ों से, अलग तरीक़ों से पूछा हुआ है, ठीक है। इंडियाज़ स्ट्रक्चर ऑप्रेक्स, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो अप्रॉक्सीमेटली 32 डिग्री, सॉरी 32 नहीं है, बट 3200
3210 किलोमीटर है नॉर्दर्न पॉइंट से साउदर्न पोस्ट तक। मतलब ये लेट सपोज कि ये आपका अर्थ है, देखो सॉरी ये आपका मैप है। मैप अगर बनाना तो सबसे इजी तरीका है यही बनाया करो, ठीक है। मैं तो फिर भी कैसे भी बना दे रही हूँ फॉर समझाने के लिए जस्ट, ठीक है। तो इसको उतना लेना नहीं आप लोग। जस्ट वेट, यस। शायद कुछ ज़्यादा ही पूरा मैप बन गया यहाँ पे। सबसे सिंपल तरीके से आप इस तरीके से समझो, ठीक है। ये होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और एक वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है अप्रॉक्सीमेटली नॉर्थ टू साउथ, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी पड़ती है वो है 3210 किलोमीटर तक की। वहीं आप देखोगे तो वेस्ट से ईस्ट तक की जो दूरी पड़ती है वो पड़ती है 2933 किलोमीटर तक की। ये समझ आ गई आपको, डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कहाँ से कितनी दूरी यहाँ पर पड़ती है। साउथ इंडिया का जो बॉर्डर लगता है वो इंडियन ओशियन की तरफ लगता है, जहाँ पे कोस्टल लाइन जा रही है इसकी 10.6 किलोमीटर तक की। कोस्टल लाइन का मतलब ये है, जैसे ये आपका इंडिया का मैप है, अगेन वी आर गोइंग टू दैट, ठीक है। सिर्फ ग्रीन लाइन जो रहेगा आपकी बाउंड्रीज रहेगी, ये हो गया गुजरात, नीचे का साउथ एरिया, ठीक, इस तरीके से। अपन लोग मैप की भी प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत आसान से। हालांकि मेरी आप एक वीडियो देख सकते हो जहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है कि मैप याद कैसे करना है। ये मैप कम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हुई है, तो ये वो नहीं होता क्या बोलते हैं उसको, जेली, जैसे मर्जी वैसे चिपका दो, कुछ ऐसा लग रहा है। खैर वो उन सब बातों को छोड़ो। देखो ये हो गया आपका नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, ईस्ट और एक वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो जो साउथ का बॉर्डर लग रहा है, साउथ के नीचे इस तरफ है आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। इंडियन ओशियन बन रहा है यहाँ पर। उसके अलावा आप देखोगे तो अरबिक सी का जो बॉर्डर लग रहा है वो वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे बंगाल साइड है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और नीचे में अरब महासागर है। अरब महासागर, लक्षद्वीप वगैरह ये सब जो पड़ते हैं यहाँ पर। तो अरेबियन सी का जो वेस्ट की साइड में अरबी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है, इस तरीके से अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे देखोगे तो वेस्ट की साइड में जो लक्षद्वीप सी जा रहा है उसका बॉर्डर लगता है अरेबियन सी से। वहीं बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट की साइड है उसका ओशियन प्रॉपर लाया करता है साउथ में, ठीक है, इंडियन ओशियन से। वेस्ट ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन से मिलता है। आप एक चीज़ और देखोगे तो जो मालदीव्स आपका जो है, मालदीव्स जो है वो 125 किलोमीटर तक की दूरी एग्जिस्ट करता है लक्षद्वीप से। मालदीव जो कि हमारी इंडिया में नहीं है, हमारे में नहीं है, आइसलैंड से। और अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है वो 1200 किलोमीटर साउदर्न से मेनलैंड तक एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार का जो मेनलैंड है वो किसके साथ, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अपन लोग पढ़ेंगे रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया को। रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया को पढ़ने का मतलब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम फिजिकल जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी को, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार इसकी हिस्ट्री कहाँ से आई, ठीक है। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो रॉक ऑफ सिस्टम को 4 पार्ट्स में बेसिकली देखा गया है। एक है आपका आर्कियन जिसको बोला जाता है आर्कियन रॉक, ठीक है। आर्कियन रॉक जो कि सबसे ज़्यादा पुल्टैनिक रॉक है। पुल्टैनिक रॉक जहाँ पे सब धातु और लोहे वगैरह मिलते हैं, धातु, लोहे, मैग्नीशियम, ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली है। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे पुराना रॉक सिस्टम है। पुराना रॉक सिस्टम जो कि इससे पुराना है, इसके बाद का आया हुआ टाइम पीरियड है। बेसिकली ये साउथ में हमें देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे तलछटी चट्टानें वगैरह ज़्यादा देखने को मिली है। उसके बाद
नेक्स्ट जो डिवीज़न थर्ड पार्ट जो आता है वो आपका आता है द्रविडियन रॉक का, ठीक है। ये इसके बाद का टाइम पीरियड है और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कोयला चट्टानें वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद सबसे न्यू पीरियड आता है जो कि है आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है, जो कि रिसेंट रॉक्स है, रिसेंट रॉक यानी कि नई चट्टानें। यहाँ पे आप कई सारे देखोगे, यहाँ पे गोंडवाना आपको सिस्टम देखने को मिलेगा जहाँ पे कोयला, ठीक है। डेक्कन ट्रैप में आप देखोगे तो डेक्कन ट्रैप में लावा से बनी चट्टानें देखने को मिली है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो जुरेशियन है जहाँ पे आपको डायनासोर जब मर गए थे तो उसके नीचे कहते हैं ना डायनासोर की मृत्यु चट्टानों के दबने की वजह से हुई है, तो वो चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अभी देखोगे तो यहाँ पे टेरिटियन सिस्टम भी मिला है। इन चट्टानों ने एक हिमालय को बनाया जो कि हिमालयाज़ के नाम से फेमस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि हिमालय की हिस्ट्री क्या रही थी। तो धीरे धीरे करके इन चट्टानों की वजह से वो एक हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है बढ़ते टाइम के साथ। अब आप देखोगे यहाँ पे तो इस इम्पोर्टेंस क्या है, ये रेफर्स करते हैं कि कौन से लैंड से फिर कैसे जो लैंड से डेवलप हुए और कब हुए। सिर्फ ये फॉर्मेशन, ये जो है उनका मेन मोटिव रहा है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे माउंटेन सिस्टम को। माउंटेन सिस्टम को कवर करने के लिए अपने को हिमालय माउंटेन सिस्टम पढ़ना होगा। उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन पढ़ोगे। किसके बीच पढ़ोगे आप? क्लाइमेट रिजल्टिंग के बीच है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे सब डिडक्शन और टेक्टेनिक सी का जो कॉम्प्रिहेंशन और उसके अलावा जो अपलिफ्ट हुआ था उसकी ऊंचाई पहुँची थी, ये भी आप देखोगे। मुझे पता है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, बट डोंट वरी, थोड़ा और आगे चलते जाओ, सब समझ आएगा। देखो हिमालय बना कैसे, हिमालय बन कैसे रहा है, ठीक है। तो देखो हिमालयस बनने के लिए ये जो कॉलिजन है आपका इंडियन और यूरोशियन प्लैनेट्स का, जो इंडियन प्लैनेट्स है हमारा भारत का जो प्लैनेट्स है और उसके अलावा जो यूरोपियन प्लैनेट्स है, ये आपस में इमेंस हो रहे हैं और इसी जो इमेंस होते हैं उससे करंट और इससे फोर्स जनरेट होता है। इस फोर्स की वजह से वो धीरे धीरे करके इसको चट्टानें हैं वो ऊँची उठती जा रही है। आपको पता होगा यहाँ पर अगर मान लो लेट सपोज़ ये हमारा इंडियन प्लैनेट है, ठीक है। इस तरफ को जैसे ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। वर्ल्ड मैप में ये भारत है, इस तरफ को भारत है, ये ट्रॉपिक ऑफ वो जा रहा है इक्वेटर, और इधर में ओशन प्लैनेट्स है, ठीक है। उधर में ओशन प्लैनेट्स है। जैसे जैसे पृथ्वी क्योंकि घूमती रहती है ऐसे ऐसे करके अपने घूर्णन पर, ये भी मानते हैं, तो घूमने की वजह से इसमें जो कॉलिजन स्टार्ट होता है आपस में घूमने की वजह से, आपस में इसमें जो इमेंस होते हैं जब आपस में टकराते हैं तो इससे फोर्स जनरेट होता है। इस फोर्स की वजह से जिस जगह पे फोर्स जनरेट होता है वो छोटी छोटी जगह आपस में टकरा करके उठने लगती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक रॉक जो है वो लीडिंग एज ऊंचाई पे पहुंचती है यही प्लैनेट्स को, और इसमें थ्रस्ट जनरेट होता है पंपिंग की वजह से, और यही टीशियन सी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है हिमालय में, और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, अभी भी हिमालय बनते इसी तरीके से। होप्स आपको समझ आ गया हो कि हिमालय बनते कैसे। हिमालय बने हैं यूरोशियन और इंडियन के जो यहाँ प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स को आपस में जब आपस में टकराए तो इससे एक कॉलिजन स्टार्ट हुआ। कॉलिजन से इनकी जो लीडिंग है वो एज पे पहुँची। एज पे पहुँचने के बाद जो टेक्टोनिक सी था वही आज हिमालय के फॉर्मेशन में देखा गया, जो कि आज भी बनाया गया है, ठीक है। अब आप देखोगे तो थ्रस्ट फॉर्मेशन आपको दो तरीके से देखने को मिलेगी, एक है मेन सेंट्रल थ्रस्ट और एक है मेन बॉर्डर थ्रस्ट। ये ज़रूरी क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ दो चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने इंडियन रॉक, यहाँ पर एक सेकेंड, ये थ्रस्ट अलाउ करता है हिमालय को ऊंचा उठने में, ठीक है। उसकी क्रिएटिंग और क्रिएटिव और स्ट्रक्चर को बनाने में ये थ्रस्ट जो है वो हेल्प करता है, सिर्फ इतने इसका काम है। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो ग्लेशियर प्रोसेस को। देखो ग्लेशियर प्रोसेस बहुत इजी है, ये एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है हिमालय को डेवलप करने में, ठीक है। मल्टी फैसिनेटेड है, मल्टी ग्लेशियर पीरियड्स यहाँ पर होते हैं जो कि इमेंस आइज से इमेंस होते हैं। ग्लेशियर इरप्शन जो होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं। डीप वैली, ग्लेशियर इरप्शन जब वर्क्स हो तो कई सारी घाटियाँ बनाते हैं, डीप वैली बनाते हैं, यू टर्न बनाते हैं, ठीक है, सर्कल, नाइफ एज, ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं। ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर का वाटर मेल्ट वाटर कहलाता है। ग्लेशियर जब पिघलता है तो वो वाटर बनाता है, और इसी का यही कंट्रीब्यूशन नदियों को बनाने में मदद करता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द रिवर एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, इन चीज़ों को बनाने में ये मदद करता है। ग्लेशियर का समझ आ गया हो कि ग्लेशियर क्या क्या करता है। तो ग्लेशियर मल्टीफैसिटेटेड होता है। ग्लेशियर पीरियड टाइम में अपने आप को इमेंस करता है,
कई सारी घाटियाँ बनाता है, और सबसे बड़ी बात कि इन ग्लेशियर का पानी नदियों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी को पढ़ते हैं वो लोग कि टेक्टोनिक एक्टिविटी होती क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय जो बना है वो टेक्टोनिक रीजन के कोलिजन से बना है। तो अभी भी ये प्रोसेस ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग में ये प्रोसेस है, और यही प्रोसेस जो है वो इसको मदद करता है अपलिफ्टिंग में और उसके अलावा सेस्मेटिक एक्टिविटीज़ में। वाई? क्योंकि ये जब कोलिजन होता है तो साथ के साथ अर्थक्वेक भी जनरेट होता है। यहाँ पर देखोगे तो आप अर्थक्वेक्स के बारे में भी लिखा है। प्लैनेट्स, इंडियन प्लैनेट्स और इरोशन प्लैनेट्स, ये जो प्लैनेट्स आपस में मिलते हैं तो इसके साथ साथ फोर्स के साथ साथ अर्थक्वेक भी जनरेट होता है। और सबसे भारी अर्थक्वेक आज तक देखा गया है तो वो देखा गया 2015 का, इसको कट कर लेना आप लोग, 2015 का देखा गया नेपाल में, जो कि 7.8 मैग्नीट्यूड का था। सबसे हाईएस्ट और सबसे डायनेमिक अर्थक्वेक अभी तक का रहा है ये। ठीक है, अब देखो हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ते हैं। हिमालयाज रेंज 3 तरह की रेंज है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक रेंज। ठीक है, शिवालिक रेंज, ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई है, बट डोंट वरी, आई टीच यू। ग्रेटर हिमालय इंपॉर्टेंट क्यों है तो देखो, ग्रेटर हिमालय की कुछ खास बातें ये रही है, ग्रेटर हिमालय सबसे हाईएस्ट और कंटिन्यूस प्रोग्रेस रहने वाली जो है वो रेंज रही है, हाईएस्ट है और कंटिन्यूस है, ये आप लिख सकते हो। उसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर वो होता है वो काफ़ी वास्ट एरिया में रहा है। ठीक है, ये नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन सब में लगता हुआ है। की फीचर्स क्या हो सकते हैं, देखो जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है ये नॉर्दर्न पार्ट को। इंडिया में ज़्यादातर हिमालय नॉर्दर्न पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, ऊपर में हिमाचल वगैरह हो गए, यहीं पे ये ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो जोग्राफिकली कहाँ ग्रेटर हिमालय है, वो है नॉर्दर्न पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट में कहाँ हो सकता है, आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, चाइना, ये आउट ऑफ द इंडिया है। पर इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में आप देखोगे जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारी ही जगह पे ग्रेटर हिमालयाज आपको देखने को मिलती है। इनमें कई सारे देखो, इन्हीं सबसे बड़े बड़े पहाड़, सबसे बड़े बड़े एवरेस्ट, मतलब सबसे बड़े बड़े पर्वत भी यहीं पर है। सबसे हाईएस्ट पीक, समझ रहे हो ना, हाईएस्ट पीक, सबसे बड़े बड़े पर्वत, सबसे हाईएस्ट पीक भी ग्रेटर हिमालय में देखने को मिले। जैसे आपका कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, ग्लेशियर हो गया, और उसके अलावा गंगोत्री, कुंभजम, यहीं पर जो है ये सारी चीज़ें जो है ग्रेटर हिमालय में फॉर्म होती है। जो मैंने आपको बताया सारी एक्सप्लेनेशन आपको PDF में मिल जाएगी, पर आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से लिखा हुआ। ये तो मैंने आपको ओरली बताया। ग्रेटर हिमालय आई होप समझ आ गया होगा। अब देखो दूसरा है आपका मिडल हिमालय। मिडल हिमालयन क्यों बोला गया, देखो मिडल हिमालयन ग्रेटर हिमालय के बाद के पीरियड को बोला गया है। कैसे, ये जो है बेसिकली लाई करता है साउथ की साइड को। ये नॉर्थ की साइड डेवलप हुआ था, ये साउथ की साइड में डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद आप देखोगे तो नॉर्थ की जो है शिवालिक रेंज वहाँ पर जो गई है, पर्वतमाला जो वहाँ से गई है, ये यहाँ के रीजन को जो है यहाँ इसने कई तरीके से डाइवर्स किया। इसमें देखोगे तो आप अलग अलग तरीके की इस रीजन में, यानी कि मिडल हिमालयाज में आप देखोगे तो कई सारे आपको लैंडस्केप देखने को मिलेंगे, ठीक है, कई सारे फ्लोरा फ्यूजन देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात कि ये पारंपरिक है, यानी कि कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये महत्वपूर्ण माना जाता है कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है यहाँ से, तो ये चीज़ आप ध्यान से सुनना, ठीक है। आप देखोगे तो इंडिया के कई सारे स्टेट्स हैं, इंडिया में कहाँ हैं, तो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नेपाल वगैरह में के साइड में है, ठीक है, यहाँ पे। और कई सारी वैलीज़ भी इसके अंदर है, जैसे कुल्लू वैलीज़ होगी, कांगड़ा वैलीज़ हो गई, ठीक है, गढ़वाल जिसको बोलते हैं गढ़वाल वैली, ये सारी ही वैलीज़ इसके अंदर मौजूद है। कई सारे पहाड़ भी हैं, कई सारे पीक्स भी है, जैसे नंदा देवी पीक मिडल हिमालयन के अंदर आता है, और त्रिशूला भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। और मिडल हिमालयाज़ के अंदर ही आप देखोगे तो रॉक सिस्टम्स भी आते हैं, ठीक है। रॉक सिस्टम यानी कि इन्हीं हिमालयाज़ की वजह से चट्टानों का भी निर्माण हुआ। अब रॉक सिस्टम भी आगे चल के 3 पार्ट्स में बांटा गया, एक है इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ठीक है, तलछट, कायांतरित और ये सब बोलते हैं, आँखने के चट्टान बोलते हैं। ये सारी ही चीज़ें आपको ये रॉक सिस्टम को भी इसी के अंदर देखने को मिला हुआ है। और ये रॉक्स डेवलप होते हैं सिर्फ वोल्केनिक इरप्शन से। बेसिकली ये फेमस जो है मिडल हिमालय, वो फेमस है वाइल्ड लाइफ की वजह से। यहाँ पे आपको लियोपार्ड और कलरफुल हिमालयाज मॉडल देखने को मिल जाते हैं।
अब देखो थर्ड वन जो पड़ता है वो आपका पड़ता है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज आउटर हिमालय कहलाता है, यानी कि हिमालय के बाहर का क्षेत्र आउटर हिमालयस कहलाता है, जिसको हम लीजर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मोस्टली साउदर्न पार्ट में ही है, साउदर्न पास्ट में है, और ये जो है माउंटेन और प्लैनेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, माउंटेन और प्लैनेट्स के, यानी कि एक तरफ आपका माउंटेन है और एक तरफ आपका प्लैनेट्स है, तो उसके बीच में जो एग्जिस्ट करता है उसको शिवालिक रेंज के नाम से जाना गया है। बेसिकली ये इंडिया, नेपाल और भूटान में एग्जिस्ट करता है, और स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये ऊपर आंध्र प्रदेश ईस्ट की तरफ और जम्मू कश्मीर की तरफ में ये देखने को मिला है। ठीक है, अब आप देखो एक चीज़ और, 2 मिनट्स, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजनल आप देखो कि लंबवर्ती और चक्रवर्ती हिसाब से क्या क्या डिवीजन है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे पंजाबी, कुमाऊँ, नेपाल, दार्जिलिंग, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और असम हिमालय, ये सारे ही डिवीजन इसके अंदर, इसकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस है, अपनी अपनी खासियत है। अब देखो इंडियन इंपॉर्टेंट हिल रेंज ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको 5 रेंज देखने को मिलेगी, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अरावली रेंज, विंध्याचल और सतपुरा रेंज। ये इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से है, जब आप कोई आंसर राइटिंग लिखोगे तो आपको ये चीज़ें उसके अंदर दिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो आप मेजर पासेस पढ़ोगे जो कि नॉर्दर्न इंडिया लोकेटेड पड़ती है अलग अलग जगह पे। नॉर्दर्न इंडिया में आप देखोगे तो आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आपको 2 फेसेस है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड। देखो ज़्यादातर आपको नॉर्दर्न स्टेट का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हिमालय की डेवलपमेंट वहीं पर हुई है और कहीं नहीं हुई है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे पठारों के बारे में, प्लेटिनेट्स जिसको हम बोलते हैं, प्लेटिनेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये हम पठारों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार जिसको पेनिसुलर बोलते हैं, ठीक है, पेनिसुलर प्रायद्वीपीय पठार, और ब्रैकेट में जिसको दक्कन पठार बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को ही दक्कन पठार कहा जाता है, जो कि साउथ की तरफ में डेवलप हुआ है। ये होता क्या है, तो प्लेटिनेट्स इज अ फ्लैट और जेंटली शॉर्प इवेल्युएटेड लैंड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से जो पहाड़ होते हैं ना, ये पठार, ये मतलब धरती से उठे हुए पर यहाँ पे आकर के चपटे और लैंडस्केप हो जाते हैं, वही होते हैं जिनके सराउंडिंग्स में बड़ी बड़ी टेरिटरीज होती है और बड़ी बड़ी हिल्स होती है। इट्स करेक्टर स्केचेस के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि फ्लैट टॉप साइज़ में होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वर्टिकल साइज़ में होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टेक्टन प्लैनेट्स कैसे बना, तो देखो फिजिकल और बायोडाइवर्सिटी अलग अलग तरीके के यहाँ पे मिथ दिए गए हैं। अब आप पढ़ोगे प्लेन्स जिसको बोलते हैं हम मैदान। ठीक है, मैदानों के पढ़ोगे तो देखो पठार थे, ज़मीन से उठे हुए हैं पर समतल है, सेम इधर चाहिए। लो लेइंग, फ्लैट लेइंग दैट कवर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकली एरिया इन नॉन फॉर देयर फर्टाइल प्रैक्टिसेस डेंस ह्यूमन सेटलमेंट, दीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। मतलब कि प्लैनेट्स वो मैदान है जो कि समतल होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जोग्राफिकली चीज़ों भारत में सबसे ज़्यादा जोग्राफिकली कंट्रीब्यूशन इसी का रहा है, फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो जोग्राफिकली एरिया इसका बहुत ज़्यादा घर है, और मेनली जो पोर्शन रहता है वो इसका यहाँ पे फ्लैट ही रहता है। ठीक है, और ये जाना किस लिए जाता है, तो ये जाना जाता है अपने फर्टाइल सोइल की वजह से। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, फर्टाइल सोइल की वजह से, डाइवर्स, मैंने अभी आपको दिखाया था, फर्टाइल सोइल की वजह से, डेंस नहीं होगा यहाँ पे, डाइवर्स आप लिख सकते हो, ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से आप देख सकते हो, और एग्रीकल्चर। सबसे बड़ी बात क्या होती है मैदान पर कि एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्रोसेशंस की वजह से यहाँ पे ये फेमस है। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यही इसका सिग्निफिकेंस है। मेजर प्लैनेट्स आप देखोगे तो कई सारे हैं। सबसे बड़ी प्लैनेट्स यहाँ पर है इंदु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लैनेट्स। ठीक है, जो कि कोस्टल प्लैनेट्स और डेजर्ट प्लैनेट्स के हिसाब से भी देखे गए हैं। अब देखो इंडियन आइलैंड की बात करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के हम सारे पार्ट्स को कवर कर लेंगे। इंडियन आइलैंड की जब बात करते हैं, देखो आपको ही पता है कि इधर वो है अरब सी, इधर है लक्षद्वीप, छोटे छोटे, इधर है अंडमान और निकोबार। ठीक है, थोड़ी सी गैप इन पे, इस तरीके से अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे आप देखोगे आइलैंड है, 2 ही है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, तो इसकी भी कोई डीप चीज़ें हैं। अंडमान निकोबार की सबसे खास बात क्या है कि ये लोकेटेड होती है बे ऑफ बंगाल में। अंडमान निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि ईस्ट की तरफ में है। ये बे ऑफ बंगाल के नीचे में है, बे ऑफ बंगाल में है, साउदर्न कोस्टल पड़ता है इसका। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर
542 आइसलैंड है जिसमें कुछ इनहैबिटेड है। आइसलैंड कितने हैं इसमें? 542 आइसलैंड्स है, कुछ हैबिटेड है। जोग्राफिकली जो है ये म्यांमार और इंडोनेशिया के क्लोज़र पड़ता है, ठीक है। और इसको ना जोग्राफिकली जो पढ़ते हैं उसको दो भाग में बांटा गया, एक है द अंडमान आइसलैंड, द निकोबार आइसलैंड। ये दोनों अलग अलग करके पढ़ा गया है, ठीक है। अंडमान नॉर्दर्न साइड में पड़ता है और जो निकोबार है वो साउदर्न साइड में पड़ता है, ठीक है। इसके हम डिवीजन को ही पढ़ेंगे पर आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखोगे आप डिजर्ट नॉट डेजर्ट। तो यहाँ पे डिजर्ट की बात कर लेते हैं। जब डिजर्ट की बात होती है, डिजर्ट का मतलब आपको पता है कि डिजर्ट 3 तरीके के देखे गए हैं। हॉट डिजर्ट इन इंडिया जो कि थार रेगिस्तान है आपका, कोल्ड जो कि लद्दाख है आपका, और इसके अलावा स्प्लिट वैली, ये इन दोनों का मिश्रण है एक तरीके से कह सकते हो। अब देखो कैसे है हॉट डेजर्ट इन इंडिया जो कि थार डेजर्ट जिसको बोला जाता है। ये जो डेजर्ट है वो ये दुनिया का 17th लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। जो कि कम से कम 200,000 स्क्वायर फीट को कवर करता है। कितने को? 200,000 स्क्वायर फीट को कवर करता है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। तो 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में। अब ये एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? तो ये हमारे नॉर्थ टू वेस्ट पार्ट में, ठीक है। नॉर्थ टू ईस्ट पार्ट पे जो है ये एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? नॉर्थ टू ईस्ट पार्ट में एग्जिस्ट करता है। ये भारत के कई सारे स्टेट्स में है, जैसे राजस्थान हो गया जो कि सबसे पॉपुलर है इसके लिए, गुजरात में भी पाया गया है, पंजाब में भी है ये, हरियाणा में भी है ये, और काफ़ी सारे साउदर्न पार्ट में भी है, जैसे जो कि पाकिस्तान के साउदर्न पार्ट में भी एग्जिस्ट करता है। ये जाना किस लिए जाता है? इसकी खास बात क्या है? हॉट डेजर्ट्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका जो है वो सैंडी टेरिडियन, ठीक है, रेतीली। उसके अलावा यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत कम है, लो फॉरेस्ट की वजह से माना जाता है। मान के चलो यहाँ पे सिर्फ 150 mm का ही जो है एवरेज माना गया है रेन में, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा अत्यधिक टेम्परेचर की वजह से ये फेमस है। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे स्पार्स वेजिटेशंस है, यानी कि खाने पीने योग्य जो भी वेजिटेबल्स है वो भी बहुत ही कम देखने को मिली है। थार डेजर्ट जो है वो कई सारे रोल्स निभाता है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श रहती है, ठीक है। पॉपुलेशन यहाँ पे देखोगे तो पॉपुलेशन सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से है, बहुत ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, जिसको ज़रूरत है वही रह पाता है, नहीं तो नहीं। इकोनॉमी बेस्ड एग्रीकल्चर है यहाँ पे इरीगेशंस की वजह से। एनिमल यहाँ पे एनिमल हॉस्बेंड्री रह रही है। उससे सबसे बड़ी बात कि डेजर्ट्स में आपको टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये है इसकी खास बात किसकी? हॉट डेजर्ट की, जो कि थार रेगिस्तान में। सेकंड है आपका कोल्ड डेजर्ट जो कि लद्दाख डेजर्ट है। ये जो है ग्रेटर हिमालय में सिचुएटेड है। ग्रेटर हिमालय आपको पता है जो ऊपर का हिमाचल प्रदेश झारखंड वाला एरिया है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये जाना किस लिए जाता है? तो ये अपने फ्रीजी टेम्परेचर की वजह से जाना जाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से जाना जाता है। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे एनिमल्स भी है, और यहाँ पे आप देखोगे तो रेन भी कम होती है, 150 mm से नीचे की होती है। यहाँ की मिट्टी आपको क्रूशल देखने को मिलेगी, सैंडी भी आपको स्पार्स और वेजिटेशन में देखने को मिलेगी, कुछ उसकी तरह, हॉट डेजर्ट की तरह। यूनिक स्पीसीज़ है इसके अंदर, कई सारे स्पीसीज़ इसके अंदर रहते हैं। लियोपार्ड आपको देखने को मिलेगा, ब्राउन बियर देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर से पॉपुलर है ये, ठीक है। और पोस्टोलियन एक्टिविटीज़ और टूरिज्म वगैरह यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। सबसे लास्ट आता है आपका स्पिट वैली जो है ये बेसिकली सिचुएटेड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और उसके अलावा ये कोल्ड डेजर्ट के कुछ पार्ट्स में भी है। ऑफन नोन बेसिकली अक्सर ये जाना जाता है ये अपने बुद्धिज़्म रिलीजन की वजह से, ठीक है। अक्सर ये किस लिए जाना जाता है? तो अपने बुद्धिज़्म रिलीजन की वजह से जाना जाता है। और ये यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, और एनिमल भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे लोग बेसिकली एनिमल्स यानी कि लाइफ अपने जो जीवन यापन करते हैं वो एग्रीकल्चर और एनिमल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पठार मैदान और पर्वतमाला
प्रायद्वीपीय पठार, सबको बहुत अच्छे से इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रिवर सिस्टम। ठीक है, रिवर सिस्टम को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा, सबको हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे इन द सेकेंड पार्ट। तो क्लास 2 वाली वीडियोज़ आप जा करके देखिए, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। पीडीएफ आपको चाहिए इन एक्सप्लेन, ये तो आपके नोट्स है। पीडीएफ आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। एंड वी आर टारगेटिंग 500 सब्सक्राइबर। ठीक है, हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का। तो देखते हैं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे 500 सब्सक्राइबर को पूरा करने में मदद करते हैं। और जो 500 सब्सक्राइबर में हमारे टॉप सब्सक्राइबर्स होंगे, हम उनको अपनी तरफ से एक रिवॉर्ड गिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हु आर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अदर वीडियोस भी है, वो भी देख लीजिएगा। एंड बेस्ट लक फॉर योर प्रिपरेशन। हमारी तरफ से आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, बहुत बेहतर। और सबसे बड़ी बात, जो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स को वो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ जाएंगे कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट, विच आर इज नथिंग। ठीक है, वट दे हैव टू डू, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। So bye bye, hope you all are fine. Let's meet tomorrow. Thank you so much for being here. Thanks for coming here.